बीते 24 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया। 2010 में पहली बार पंचायती राज दिवस मनाने के बाद इस दिन का आयोजन हर साल किया जाता है। दरअसल पंचायती राज को शासन के लघु रूप में स्थापित करने का मकसद हाशिए पर जा चुके समूहों को सत्ता में भागीदार बनाना था। हालांकि इस मकसद में पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायती व्यवस्था की स्थापना से समाज के दबे कुचले वर्गों को सशक्त करने की मुहिम को बल मिला है। हालांकि पंचायती राज की स्थापना 1950 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। लिहाजा गुजरे 26 सालों में पंचायती व्यवस्था ने गांवों की सूरत हाल में खासी तब्दीली लाई है। महिला, आदिवासी और दलितों को मिले आरक्षण ने इस व्यवस्था को समावेशी बना दिया है। लेकिन सवाल है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की इन कोशिशों का भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या वाकई में समाज के हर वर्ग को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला है? पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के पीछे एक मकसद शक्ति का विकेंद्रीकरण कर ग्राम सभाओं को मजबूत करना भी था। केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को कम कर स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिया जाना भी इस पहल का मकसद था। ऐसे में यह भी पड़ताल करने की जरूरत है कि क्या सत्ता के विकेंद्रीकरण की इस संकल्पना को अमली जामा पहनाया जा चुका है। दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में पंचायती राज को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और महिला आरक्षण की कामयाबी पर भी चिंतन मनन करने की जरूरत है। आइए विचार करते हैं। आइए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास बेहद पुराना है। 19वीं शताब्दी में ही 1882 के आसपास तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। उस समय इसे मुकामी बोर्ड या लोकल बॉडी कहा जाता था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की नींव डाली गई थी। हालांकि उस समय यह व्यवस्था उतनी लोकप्रिय नहीं हो सकी थी, क्योंकि देश में ग्राम स्वराज को स्थापित करना गांधी जी का सपना था। लिहाजा जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश की। जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अगले ही साल 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की नींव डाली। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने द्विस्तरीय पद्धति की सिफारिश की। राजीव गांधी सरकार ने 1985 में जीवी राव समिति और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। फिर 1988 में गाडगिल समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशील बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। लिहाजा 1989 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। हालांकि लोकसभा से यह विधेयक पारित तो हो गया, लेकिन राज्यसभा से यह पारित नहीं हो सका। 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने लोकसभा में फिर एक संविधान संशोधक विधेयक पेश किया और इस बार यह विधेयक दोनों ही सदनों से पारित हो गया। लिहाजा 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पारित होकर यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। इस विधेयक के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जिन प्रावधानों को लागू करना जरूरी है उन्हें अनिवार्य उपबंध की श्रेणी में रखा गया है, जबकि कुछ प्रावधानों को स्वेच्छा से लागू करने के लिए छोड़ दिया गया है। पंचायती राज कानून में 20 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, वहां पंचायत के 2 स्तर मसलन ग्राम और जिला के स्तर पर ही व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है।
आइए जानते हैं इस व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंचायती राज की स्थापना लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलने के उपकरण के रूप में काम कर रही है, लेकिन फिर भी इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती कार्य और फंडों के पर्याप्त हस्तांतरण के उपाय करने की है। इसके अभाव में पंचायतें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती। दरअसल अधिकतर राज्यों ने अपने यहाँ उन्हीं उपबंधों को लागू किया है जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य हैं। स्वैच्छिक उपबंधों पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश राज्य सरकारों ने नहीं की है। लिहाजा ज्यादातर राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेन देन सुनिश्चित करने के प्रयास नहीं किए हैं। पंचायती राज की सफलता में दलगत राजनीति भी एक बड़ी रुकावट रही है। सियासी दलों की दखल अंदाजी से पंचायतें धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तर्ज पर पंचायत चुनाव होने से इसमें भी धन बल और बाहुबल का प्रयोग, चुनावी हिंसा और सियासी दुश्मनी भी खूब देखी जा रही है। लिहाजा पंचायतों में भी दूषित राजनीति की शुरुआत हो गई है। शिक्षा का अभाव भी पंचायत के सामने एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण परिवेश में अमूमन साक्षरता दर कम होती है। इस कारण महिला आरक्षण की संकल्पना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। अशिक्षित महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो जाने के बाद अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाती। लिहाजा उनके पति उनके अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण मुखिया पति और सरपंच पति जैसी सोच विकसित हुई है। जाहिर है महिला आरक्षण की संकल्पना अर्थहीन होती प्रतीत हो रही है। इसके अलावा सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता और पंचायत द्वारा खुद राजस्व की उगाही न करना भी एक चुनौती है। आत्मनिर्भर न होने से पंचायत विकास कार्यों के फैसले नहीं ले पाती। राज्य वित्त आयोग के गठन से पंचायतों को सरकार द्वारा धन मुहैया तो कराया जाता है, लेकिन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इस कारण कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। इससे इतर लाल फीताशाही भी एक बड़ी चुनौती है। लाल फीताशाही के प्रभाव में इजाफा के कारण विकास कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक रूप से देरी होती है। जरूरी फाइलों का महीनों तक कार्यालयों में लंबित रहने और मुखिया सरपंचों को फंडों के अनुमोदन के लिए बार बार प्रखंड कार्यालयों में जाने से विकास कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इससे घूसखोरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्या भी ग्राम पंचायतों में आम होती जा रही है। एक और चुनौती की बात करें तो पंचायतों की कमजोर संरचना भी पंचायत के कार्यों को प्रभावित करती है। लगभग 25% पंचायतों में अभी भी कार्यालय भवन नहीं है। अमूमन पंचायतों में पूर्णकालिक सचिव नहीं होते। फिर तकनीकी रूप से सक्षम न होने की वजह से सर्वेक्षण व नियोजन के आंकड़े या उससे जुड़े तथ्यों का संग्रह भी नहीं हो पाता। लिहाजा कार्यों में तेजी नहीं आ पाती। जाहिर है तमाम प्रावधानों के बाद भी पंचायतों में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। ऐसे में सवाल है कि पंचायती व्यवस्था कितनी सफल हुई है। गौरतलब है कि पंचायती राज की संकल्पना भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता है। शक्ति के विकेंद्रीकरण की कोशिश की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में लगभग 5000 सांसद और विधायक के अलावा 28 लाख ग्रामीण प्रतिनिधि हैं। लेकिन सवाल है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की यह कोशिश कितनी सफल हुई है। समाज के हाशिए समूहों को सत्ता का भागीदार बनाने की यह पहल कितनी कारगर है। दरअसल पंचायती व्यवस्था को समावेशी बनाने की कोशिश काफी हद तक सफल रही है। पंचायत के 28 लाख जनप्रतिनिधियों में लगभग 13 लाख महिलाएं हैं, जबकि इनमें लगभग 1 लाख सरपंच SC/ST वर्ग से हैं। इन 13 लाख महिलाओं में SC/ST के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं भी है। इससे पता चलता है कि पंचायती व्यवस्था को समावेशी बनाने में काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन मुखियापति जैसी संकल्पना के कारण महिलाओं को सशक्त करने की कोशिशों को झटका लगा है और यह समस्या कामयाबी की राह में बड़ी बाधा है। दूसरी तरफ धन बल और बाहुबल के कारण स्थानीय निकायों पर सांसदों
मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के घरानों एवं रिश्तेदारों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ना भी पैसे का खेल हो गया है, जो कि गरीब और कमजोर वर्गों के बूते से बाहर हो गया है। अगर पड़ताल की जाए तो पंचायतों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में प्रगति देखी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी की आपूर्ति, सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में काफी मदद मिली है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों पर वित्तीय सहायता के लिए निर्भरता ने विकास की गति को कम भी किया है। एमपी लेड और एमएलए लेड में मिले फंड्स का सांसद व विधायक अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ग्राम पंचायतें हमेशा ही सांसदों व विधायकों पर निर्भर रहती है। पंचायत को प्रत्यक्ष रूप से फंड न मिलने के कारण विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होती है। इससे गांवों में स्वराज की स्थापना का सपना साकार होता नहीं दिख रहा। लेकिन दूसरी तरफ पंचायतों में वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा भी देखी गई है। जाहिर है, अधिकारों के मामले में पंचायती राज के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह। वास्तव में देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, जिसका मकसद ग्रामीण समुदाय को विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना और उसे राष्ट्र की उन्नति में सक्रिय रूप से सहयोगी बनाना है। लेकिन सही मायने में अब तक इन मकसदों को हासिल नहीं किया जा सका है। अगर स्थानीय स्वशासन का वास्तविक परिणाम पाना है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बेहतर शिक्षा से लैस करना होगा। इससे आम आदमी न केवल राजनीति के प्रति जागरूक होगा बल्कि अपने अधिकारों को भी समझ सकेगा। तभी स्थानीय निकायों के कार्यों का नियमित सोशल ऑडिट हो सकेगा और जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्वों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे में जानकारी और समझ के अभाव के कारण हो रहे भ्रष्टाचार और गबन पर भी रोक लग सकेगी। साथ ही शिक्षा के जरिए ही महिला आरक्षण को सफल बनाया जा सकता है। कई राज्यों ने 50% महिला आरक्षण जरूर कर दिया है, लेकिन साक्षरता दर को बेहतर किए बिना इस कवायद के मंशे को हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ सत्ता के लोभ के कारण ग्राम स्तर पर भी राजनीति के कुप्रभाव दिखने लगे हैं। राजनीतिक दलों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण पंचायत स्तर की राजनीति भी राज्य और केंद्र स्तर सरीखे लगने लगी है। चुनाव प्रचार से लेकर बूथ स्तर तक जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में पंचायत को दलगत राजनीति से बचाने के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दलों के दखल पर नियंत्रण किया जाए। उन्हें पंचायत चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करना एक उपाय हो सकता है। इससे इतर पंचायतों को आत्मनिर्भर करने के लिए उसको कई अधिकार दिए जाने की भी जरूरत है। समझना होगा कि लोकतंत्र की सार्थकता तभी है जब गांव से लेकर संसद तक प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी हो। गांव का देश होने की वजह से भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब इसकी आत्मा के रूप में गांव की प्रगति हो, और गांवों का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है। लिहाजा जरूरी है कि योजनाओं के बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए। इसमें पंचायती राज को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करने के लिए बेहतर हो कि पंचायत अपनी योजना खुद तैयार करे और फिर उसे लागू भी करे। समझना होगा कि सही मायने में शक्ति का विकेंद्रीकरण तभी होगा जब पंचायत के प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। इससे न केवल पंचायतों में आत्मनिर्भरता आएगी बल्कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को भी साकार किया जा सकेगा। स्थानीय स्तर पर राजस्व की उगाही के लिए पंचायतों को भी कर वसूलने के अधिकार दिए जाने की जरूरत है। हालांकि 15वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए फंडिंग में इजाफा जरूर किया है, लेकिन राजस्व उगाही में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने से विकास कार्यों में देरी और भ्रष्टाचार समेत तमाम विसंगतियों पर रोक लगाई जा सकेगी। बहरहाल पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए जरूरी है कि यह आम जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करे। इसलिए यह बहस होनी ही चाहिए कि जिन मकसदों को हासिल करने के लिए पंचायती राज की नींव डाली गई थी, उसमें कितनी कामयाबी मिल सकी है।